गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने सती यानी शिवानी जी के द्वारा लिखित सती कहानी का, जिसमें कि हमने महाराष्ट्री महिला और पंजाबी महिला के सामानों के रख रखाव और उनके पहनावे का उल्लेख कर दिया था, और तीसरी लेखिका स्वयं थी। अब उस फर्स्ट क्लास में 4 सीट है, जो कि चौथी महिला का प्रवेश दिखाया जाएगा। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। आप देखते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि जैसे लग रहा है इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी ट्रेन। अर्थात ये सिर्फ एक व्यंग के रूप में भी आप इसको समझ लीजिए कि उनका कहना है कि आपको मालूम है कि इतने समय पर ट्रेन जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल ऐन मौके पे आती, और इस ऐन मौके को आपको अंत में स्पष्ट भी हो जाएगा कि ऐन मौके पर कौन, मतलब सबके लिए नहीं है, लेकिन जो प्रवेश करने वाली है चौथी महिला, उनके बारे में भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी, डांट डपट की फुफकारें छोड़ती। अर्थात जब ट्रेन चलने को होती, जब ट्रेन शुरू होती है, उस समय अगर आपने उसकी आवाज़ों को ध्यान दिया होगा, यदि आप कभी स्टेशन पर बैठे रहते हैं और उस समय जब ट्रेन चलने लगती है तो वह किस तरह की आवाज़ करती है, उसी चीज़ को शिवानी जी कह रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली, और उसी धक्के के साथ वे महिला फर्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। क्यों? क्योंकि वह जब ट्रेन चलती है तो थोड़ा आगे पीछे हो रही है, और वह तो जब ट्रेन चल रही है तब वह प्रवेश की हैं, तो जब वह आ करके सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथों में बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी। लेखिका के पास एक बटुआ मात्र है, ये ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सामानों से आपको अंतर करना है, तो इसीलिए कहा कि बेत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी, और कांख में, कांख यानी दोनों हाथों के बीच में उन्होंने क्या था, चौकोर बटुआ दबाया था। आपको यदि दिक्कत होती है तो आप लोग बीच में अंडरलाइन कर लिया करिए जब आप पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ रीडिंग कर रहे होते हैं, या मान लीजिए एक बार आप मेरा सुनने के बाद भी चाहिए तो उसको सेल्फ रीडिंग करते वक्त अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि आपको यदि क्वेश्चन आंसर आए तो वहाँ आपको गलती ना हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी बेत की बनी टोकरी थी, और कांख में यानी दोनों हाथों के बीच में उन्होंने एक छोटा सा बटुआ दबाया था। ओह, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। अर्थात अब वह, इसका मतलब है कि वह स्वल्प भाषणी तो है नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्रवेश करते ही बोलना शुरू कर दिया अपनी बातों की जाल में, और लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने कहा कि बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। लेखिका तो सिर्फ लोगों के हाव भाव और कार्य को देख रही थी, इसलिए मान लीजिए लेखिका देखने लगी, और वह जिस प्रकार से प्रवेश की, लोगों के आकर्षण की इतनी केंद्र थी कि पहली चीज़, पंजाबी महिला ने तो तुरंत अपना जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। लेकिन मराठी मोनालिसा इसलिए प्रयोग किया गया। मोनालिसा यदि आपने देखा होगा तो जो खजुराहो इत्यादि की मूर्तियां होती हैं उनको मोनालिसा कहा जाता है। तो वह इसलिए कहा गया जो कि सिर्फ देखती थी, जब आंखें 4 होती थी तो अवज्ञा से दृष्टि फेर लेती थी लोगों से, और वो सिर्फ वो मराठी पत्रिका को पढ़ती हुई कठपुतली सी नाच रही थी। और आज इस समय जब वह प्रवेश की तो उन्होंने भी क्या किया, अपना चश्मा उतार के हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। आबद्ध हो गई अर्थात बंध गई। दोष हमारा नहीं था, वह चीज़ ही देखने लायक थी। लेखिका ने कहा कि हम तीनों की तीनों उसकी तरफ ऐसे देखने लगे तो वह चीज़ ही ऐसे देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। आप किसी को एक तरफ देखने लगे, जितने लोग हैं, तो उस व्यक्ति को भी तो अजीब सा लगता है। तो जो चौथी महिला थी उसने हमारा घूरना भांप लिया। केम बेन, बहुत लंबी हूँ ना मैं, अर्थात मैं बहुत लंबी हूँ। केम बेन अर्थात क्या बहने, मैं बहुत लंबी हूँ ना। वह हंसी। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट।
अपना नाप उन्होंने बता दिया कि वह 6 फीट 10.5 इंच की हैं और एग्जैक्ट हैं। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुँहे पुरुष भी मुझे बोलते। अर्थात जब चारों महिलाएं हैं, कम से कम महिलाएं ही मुझे देख रही हैं, नहीं तो अगर पुरुष वर्ग भी होते तो मैं खुद ही 6 फीट 10.5 इंच की हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मैं भारत की सबसे लंबी नारी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे घूरने लगते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। दनादन इंटरव्यू लेने लगी, अर्थात उन्हें नहीं मालूम कि कौन कि भाई अभी व्यक्ति प्रवेश करता है, थोड़ी देर तो देखता है ना कि दूसरा व्यक्ति का हमारे प्रति कैसा हाव भाव है, लेकिन उन्हें सबसे कोई सरोकार नहीं था, इसलिए उन्होंने दनादन इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ, यानी लेखिका पर ही हुआ। किस पर पहला प्रहार हुआ, तब आप लिखिएगा पहला प्रहार मुझ, और फिर ब्रैकेट में डाल दीजिएगा लेखिका पर भी हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे धर दिए। 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे धरना, चांटे यहाँ पे संकेत, चांटे का तात्पर्य मारना नहीं हुआ, बल्कि वह कितने आराम से पूछ रही है और उसको बड़ी रूडली वो जवाब दे रही हैं, जिसको उन्होंने कहा रूखे उत्तरों के चांटे धर दिए। महाराष्ट्री महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली। वह तो इतनी देर से आई हुई है, किसी से भी नहीं बोल रही हैं, जिसके कारण उन्हें बोलना अपमानजनक लग रहा। वो मेजर जनरल की पत्नी है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने कह दिया हिंदी नहीं जानता और यह कहकर पीठ फेर ली। तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण, त्रुटि माने गलती से, हीन माने रहे, अर्थात शुद्ध अंग्रेजी में धारा प्रवाह अर्थात बिना रुके हुए भाषण झाड़ दिया। मुझे अब आप अंडरलाइन करिएगा, पॉइंट्स बनाते जाइएगा। मुझे मदालसा कहते हैं, अर्थात चौथी महिला कौन थी, मदालसा। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघाड़िया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृत देह लेने। चौथी महिला क्यों आई है, अपने पति की मृत माने मरी हुई, देह माने शरीर। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके को शरीर नहीं प्रयोग किया जाता, उसे देह प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि यह शरीर क्या है, नश्वर है। लेकिन मनुष्य फिर भी पता नहीं किस चीज़ का अभिमान करता है, क्यों उसे अभिमान होता है, जबकि उसे मालूम है कि चाहे वह कितना भी सगा से सगा संबंधी क्यों न हो, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होती है सभी को इतनी जल्दी उस समय रहती है कि कितनी जल्दी से जल्दी कार्य कर दिया जाए, अर्थात आगे कार्य को बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पर प्रयोग क्या किया गया, देह प्रयोग किया गया। बस मुझे यह स्पष्ट करना था कि मनुष्य का शरीर क्या है, नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। यहाँ पर हम आपको 2 उदाहरण एज एस्से के पर्पज से दे रहे हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, आप उसे देख लीजिएगा। जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुए, यहाँ पर देख लिए इसलिए कहा है मैंने कि एज एस्से पर्पज से, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गीता इत्यादि का भी ज्ञान होना चाहिए। वो आपको क्या है, गीता आपको इस जीवन में चाहे आपको कितनी भी असफलताएं क्यों न मिली हों, लेकिन उस असफलता में भी आप सफलता कैसे खोज सकते हैं, इसका आपको संदेश। और विद्यार्थी वर्ग को गीता अवश्य पढ़ लेना चाहिए। और यदि आप चाहिए तो आप नेट इत्यादि से भी थोड़ा थोड़ा करके रात के समय ही, जब आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा हो, आपने सब कुछ कर लिया हो, तो आप अपना एक नियम बना लीजिए, 10 पेज ही पढ़ेंगे, 10 मिनट ही पढ़ेंगे। या आपके घर में, या बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और वह उनसे एज आप ओरली भी पूछ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, क्योंकि यदि क्लास रहती तो उसे हम लोग क्लास में आपस में डिस्कस करते, जिससे क्या होता है ना, उससे हमें बहुत जीने का सहारा मिलता है। गीता में भी आपने देखा था कि जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो जाते हैं उस समय, क्योंकि भीष्म पितामह इत्यादि और सगे संबंधियों को सामने देख के जब युद्ध से विमुख होते हैं, तो उस समय श्री कृष्ण उन्हें संदेश देते हैं कि यह शरीर क्या है, जिस प्रकार से पथिक माने राहगीर किसी धर्मशाला में रुकता है और उसमें वह विश्राम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है,
ठीक उसी प्रकार से शरीर भी पुराने वस्त्रों को, वस्त्र रूपी शरीर को उतार के नए वस्त्रों में को धारण करती है। यानी आत्मा अजर और अमर है, वह सिर्फ नए वस्त्रों, नए शरीर में जाती है, जिसको उन्होंने नए वस्त्रों के द्वारा तुलना की है। या अन्य जो बातें हैं उसे आप जब आप क्लास 12th में आइएगा, यदि आप पढ़े रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वह ऐसे इत्यादि लिखने में आपको आसानी रहेगी। और बेटा ज्ञान जितना आपको होगा उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान का आप उचित उपयोग कर सकते हो जीवन में आगे। आप चाहे जीवन में कितने भी निराश हो, लेकिन उस आपने यदि पढ़ा हुआ है ना, तो वो आपको आ जाएगा कि नहीं, मुझे निराश नहीं होना है, बल्कि मुझे इस निराशा में ही आशा की किरण ढूंढनी है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बताया, इनका नाम मदालसा सिंघाड़िया है। ये प्रिटोरिया से आई हैं। क्यों आई हैं? अपने पति की मृत देह लेने आई। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर चट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अर्थात यहाँ पर लेखिका को कि भाई अपने पति की मृत देह लेने आई है, तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ, चौंक गई। उनकी जो भी वेशभूषा है उनके देख करके जो कुछ नहीं लग रहा होगा या जो भी कारण होगी, लेकिन समाज सेविका ने जो रूखे रूखे उत्तर, कुछ लोगों के अंदर होता है ना कि तुरंत इतनी जल्दी पिघल भी जाएंगे और इतनी जल्दी गुस्सा भी हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तो उसने रूखे उत्तर के चाटे धरे थे, लेकिन जैसे ही सुना कि वो अपने पति की मृत देह लेने आई हैं, तुरंत सहानुभूति बस उनके आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ थाम। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में, वेशभूषा अर्थात जो पहनी थी, श्रद्धा वैधव्य का, श्रद्धा माने तुरंत, वैधव्य माने विधवा का, विधवा का विशेषण है, तो वह विधवा का विशेषण क्या कह रहे हैं? श्रद्धा वैधव्य। लेखिका कह रही हैं कि जो मदालसा की वेशभूषा थी, जो पहनावा था, उसमें श्रद्धा यानी तुरंत, वैधव्य यानी विधवा औरत का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी। लंबी होने 6 फीट 10.5 इंच की हैं तो लंबी हैं। पठानिन यानी हृष्ट पुष्ट शरीर की, लावण्यमयी सुंदरता की मूर्ति, गत यौवना, गत माने बीत गया, यौवना माने युवावस्था। यहाँ पर एक चीज़ और वाक्य शुद्ध के लिए देखिएगा, गत का विलोम आगत है। यदि मैंने कहा कि गत यानी बीते हुए रविवार को मैं आऊँगा मैंने प्रयोग किया यानी भविष्यत काल, तो क्या प्रयोग उसको करिएगा? आगत प्रयोग करिएगा। आगत माने आने वाले रविवार को, गत तो बीता है, तो वहाँ पर या तो आप उसे प्रयोग क्रिया को सही करिएगा, या गत के नीचे यदि अंडरलाइन होगी तो गत को सही करिएगा। गत माने बीता हुआ, आगत माने आया हुआ। गत यौवना थी, गत माने बीते हुए, यौवन माने युवावस्था की थी। उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे। दामी यानी किसी महंगे पार्लर में उन्होंने अपने बाल कटवाए थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वह हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा, दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम। अर्थात उन्होंने धानी रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, उनके बाल भी दामी सैलून में कटे थे, और जिस औरत के पति की मृत्यु हो गई हो, जिसके कारण उसके चेहरे की जो भावभंगिमा है वह तो स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन लेखिका कह रही है इसको देख करके, इनके चेहरे को देख करके कहीं से यह नहीं लग रहा था कि यह अभी विधवा हुई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। प्रिटोरिया से आई हुई हैं, इसलिए कह रही हैं असल में पिछले साल यानी बीते हुए साल एक पर्वतारोही, पर्वत पे जो चढ़ने वाले हैं, उन दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलेंस यानी तूफान के नीचे दबकर उनकी मृत्यु। अच्छा, तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। असल में पिछले वर्ष कह रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
और कह रही हैं आज आई हुई हैं लेने पति की मृतदेह। इस पर लेखिका पूछती हैं क्या अब वह देह मिली है? हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। 1 साल पहले बर्फ में जो दबी हुई देह है, शरीर है, वह अब भारत सरकार ने उन्हें सूचित किया और वह लेने आई हैं। लेकिन उस जो देह है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तक कि बताती हैं कि जो मेरे हाथ का बुना स्वेटर है वह भी उन्होंने पहना हुआ और उस पे एक भी फंदा नहीं टूटा हुआ। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। अब उन्होंने अपना जो दाना था वो दाना तो वो फेंक चुकी हैं, बता चुकी हैं 1 साल पहले। फिर भी कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो उस समय व्यक्ति को कोई भी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह की भूमिका अब इन लोगों ने 1 साल से दबी हुई है, बर्फ के नीचे दबी हुई है, और आज भी जब वो कह रही हैं मेरे हाथ का बुना स्वेटर भी पहने, सुना ज्यों का त्यों मिला, लेकिन उन लोगों को कोई असर नहीं हुआ। तब उन्होंने बोला कि मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल, मर्दाना यानी जेंट्स रुमाल निकाल। वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सूपनखा सी लंबी नाक। आंखें पोंछने लगी और सूपनखा सी लंबी नाक क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं उस बात का उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि वह मर्दाना रुमाल निकाल करके कभी आंखें और कभी सूपनखा यानी लंबी सी नाक पोंछने लगी। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल, जमाना यानी लेडीज रुमाल, उस नाक का अस्तित्व नहीं समा सकता। अर्थात जो 6 फीट 10.5 इंच की हैं, शरीर भी पठानिन सा है, तो ठीक वैसे ही उनका शरीर चेहरा भी होगा, जिसके कारण कि यहाँ पर लेखिका ने कहा कि मर्दाना रुमाल ही उनके नाक का अस्तित्व संभाल सकता था, जनाना रुमाल उनके नाक का अस्तित्व नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। अर्थात जिस प्रकार से उसने भूमिका बनाई, उस भूमिका के कारण लेखिका ने कहा है कि तीनों को, यानी जो महाराष्ट्रीय महिला अभी तक लोग पीठ फेर ले रही थी, अवज्ञा से दृष्टि ले रही थी, लेकिन उसने जिस तरह का वहाँ पे माहौल बना दिया है, उसी माहौल के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा लगने लगा कि 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम से ताज़ा हो गया। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्रीय महिला ने पूछा। क्यों? क्योंकि भाई वह हिंदी नहीं जानती थी, उनका कहना था, इसीलिए उन्होंने पूछा कि हस्बैंड का जो डेड बॉडी है उसको लेकर आप प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? नहीं बहन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबे खजूर का कटा पेड़, अर्थात जिस प्रकार से खजूर का पेड़ यदि आपने देखा होगा तो सिर्फ उसका लंबा तो बहुत है और ऊपर की तरफ ही सिर्फ उसकी पत्तियां और फल लगे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से इनके लिए भी उन लंबाई इत्यादि के कारण, पठानिन से शरीर के कारण कहा गया है। 6 फीट 10.5 इंच की होने के कारण पूरी सीट पर जब वो लेटी तो ऐसे लगा कि लंबा सा खजूर का पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। सती होने में क्या होगा? अपने पति की मृतदेह लेंगी और चिता में बैठ जाएंगी। तो अब जब उन्होंने पूछा कि आप अपनी पति की डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा, तो बोली नहीं, मैं असल में भारत क्यों आई हूँ? मैं असल में भारत सती होने आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने इस उत्तर का क्लोरोफॉर्म सूंघा। सती ने एकदम आंखें मूंद लीं। क्या किया? क्लोरोफॉर्म सूंघा। क्लोरोफॉर्म क्या सूंघाया? कि मैं सती होने के लिए भारत आई हूँ। और आंखें क्यों मूंद लीं? अर्थात इन लोगों को इसको सुनकर के किस प्रकार की भावभंगिमा है, जिसके लिए उन्होंने कहा एकदम आंखें मूंद।
जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पढ़े रहें। अर्थात उन्होंने आंखें तो मूंद ली, किस कारण से हुई ये आप हम समझ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगा कि वह बहुत दुखी है अंदर से, इसके कारण कि वह चाह रही हैं कि हम लोग उन्हें शांति से पढ़े रहें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? अर्थात जो प्रिटोरिया जैसे देश से आ रहा है, जिस प्रकार से उनके पहनावे, दामी सैलून इत्यादि सब कुछ है, धारा प्रवाह, अंग्रेजी भाषण इत्यादि झाड़ रही हैं, और आज भारत में ही लोग इस संस्कृति को नहीं मान रहे हैं, और ये आज कह रही हैं कि हम भारत इसीलिए आए हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ऐसा भी भला सुना था किसी ने इस युग में। सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फीट 10.5 इंच की यह काया, कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को, यहाँ पर देखिए क्या प्रयोग किया गया है, 6 फीट 10.5 इंच और स्पष्ट अंग्रेजी उच्चारण, अर्थात मानव जीवन कितना दुर्लभ है। यदि मैंने मानव का जीवन पाया है तो वह मानव जीवन कितना दुर्लभ है, और वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी, वह क्या है उसके लिए? बासी, अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उन्होंने कहा बासी लाश को छाती से लगा जल भुनकर राख हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर लेखिका ये बात सोच रही हैं, जो इतना सुस्पष्ट अंग्रेजी का उच्चारण कर रही है, जो ये मानव शरीर को पाई हुई है, दुर्लभ मानव योनि को पाई हुई है, और वह दुर्लभ मानव योनि को पा करके कल बर्फ में जो पति की 1 साल बासी लाश है, उसको लेकर के क्या सचमुच कल जल भुन जाएगी? नहीं, आपको ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं। यह एक अपराध है, क्या आप यह नहीं जानती? अर्थात इस तरह से भाई आग में आत्महत्या करना ये एक अपराध है, अर्थात सती होना हमारे यहाँ पूरी तरह से अपराध घोषित हो गया है। आप यह नहीं जानती हैं। ये किसने कहा? खादीधारी महिला ने कहा। खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी, ऐसी गंभीर भाषण की गोलाबारी झाड़ने लगी। अर्थात उन्होंने पूछा नहीं, आपसे ये नहीं पूछा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन खादीधारी महिला ने तुरंत जो गोलाबारी भाषण की झाड़नी शुरू कर दी। जैसे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर। अर्थात जिस प्रकार से उन्होंने भाषण देना शुरू किया, इसके लिए संकेतात्मक में प्रयोग किया गया है कि ऐसा लग रहा था कि बस अब आग जली नहीं कि अब जो है वह तुरंत उसमें कूद पड़ेंगी। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अर्थात उनको क्यों? क्योंकि भाई वह विस्थापित आश्रम की संचालिका थी महिलाओं की, जिसके कारण उन्होंने कहा कि जब भावावेश होता है, जब व्यक्ति भाई पति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उनकी बातों को याद करके कि यार मानो स्त्री का कोई जीवन ही नहीं रह गया इत्यादि, इन कारणों में जब होता है, तो जब भावावेश के क्षण आते हैं तो नारी कोमल होती है और उसके कारण वह इस प्रकार की बचपना अर्थात आग में कूदने इत्यादि का कर बैठती है। इसका मुझे व्यापक अनुभव। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? अर्थात मुझे यह जीवन मिला तो मैंने दूसरी औरतों के संरक्षण का दायित्व ले लिया। ऐसा तो नहीं किया ना कि जब भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई तो मैं भी जा कर के सती हो गई। सिली सेंटिमेंट, अर्थात ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये सब जो आपकी भावावेश हैं, वह सब सिली सेंटिमेंट है। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। अर्थात उन स्त्रियों की, विस्थापित स्त्रियों के आश्रम की क्या देखरेख हो सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही और अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। मॉडल जेल जो सुधार गृह होता है उसकी अध्यक्षा रही, और अब जो है गिरी बहनों अर्थात जो परिवार और समाज से बहिष्कृत महिलाएं हैं, उन आश्रम की महिलाओं का मैं देखरेख करती हूँ। क्यों? क्योंकि यह वार्डन
हैं। यहाँ तक आपका कराया जाएगा। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, ये पैराग्राफ आपका इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आंसर आता है। एक तो भावावेश के दुर्बल क्षणों में इत्यादि नारी बचपना कर बैठती है, और दूसरा तरफ जो इन्होंने बताया था कब, तो भारत विभाजन के समय, और साथ ही साथ पहले क्या रही और अब क्या कर रही हैं इत्यादि के आधार पर।